राजीव जी, मैं चाहता हूं पहले किशोर तिवारी का जवाब दें। किशोर जी कह रहे हैं सारे सांसद जो गए थे विदेशी डेलीगेशंस में मजबूरी में गए थे या लालच में गए थे। अब देखिए, किशोर तिवारी जी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वो पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन अगर पार्टी के नेता के तौर पर उनकी जो बातें, उन्होंने जो भी बातें कही है, इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि बहुदलीय लोकतंत्र में विपक्ष का खात्मा पूरी तरह से तय है। पूरी व्यवस्था इन दलों की चरमरा गई है और लोगों का यकीन अपने नेताओं पर नहीं रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी कार्यशैली है, उस पर उनका भरोसा बढ़ा। और एक अवसर भी है। देखिए, मैं मानता हूँ ये डेलीगेशंस, सोमनाथ भारती जी ने इजराइल का जिक्र किया, रशिया का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया। देखिए, भारत की परंपरा है, भारत पाकिस्तान के संबंध जब भी तनावपूर्ण हुए हैं, ऐसे प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अनेक मुल्कों में पहले भी गए हैं और ये परंपरा रही है। अनेक अवसरों पर विपक्ष के नेता भी गए हैं। तो इस परंपरा का निर्वहन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। और अगर हम देखें तो चाहे भारत के अगर भौगोलिक स्वरूप को देखें तो उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, सबके सांसद, सब ज़्यादातर दलों के सांसद, अनुभवी सांसद, और ये सब जब वहाँ गए तो फिर भारत के अंदर घरेलू राजनीति में जो भी कटुता रही हो, लेकिन उन्होंने भारत और भारत सरकार का पक्ष रखा। चुनौतियाँ थीं, जिस तरह से इजराइल और जिस तरह से फिलिस्तीन और जिस तरह से लेबनान का उनका संघर्ष बढ़ा, हुती विद्रोहियों के साथ अमेरिका के, कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें इस्लामिक पोलराइजेशन पूरी दुनिया में हुआ है। लेकिन इतना शानदार काम हुआ है इस्लामिक मुल्कों में भी जाने के बाद। इंडोनेशिया जो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक आबादी का देश है, मलेशिया भी एक इस्लामिक राष्ट्र की तरह ही है, और इस तरह के अनेक मुल्कों में, ओमान से लेकर के जो भी मध्य पूर्व और तमाम दुनिया के अनेक मुल्कों में जो भारतीय शिष्टमंडल के लोगों ने ये समझाया कि आतंकवाद को लेकर ये कहना केवल कि दो न्यूक्लियर ताकतें एक साथ टकराव में अगर आएंगी तो फिर इससे एक खतरनाक मोड़ पर विश्व पहुंच सकता है, ये बताना बेहद जरूरी था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो हिंदुस्तान है। हम जब भी न्यूक्लियर ताकत की बात करते हैं तो हम शांति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो एक आतंकी राष्ट्र बन चुका है, आतंकवाद परस्त केवल कहना सही नहीं होगा, वो आतंकी राष्ट्र है। और 9/11 से लेकर दुनिया के जितने भी आतंकी वारदातें दुनिया में हुई हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन सब में रहा है। या तो वहाँ आकर के सोमालिया, इथियोपिया से लेकर तमाम देशों, पूरी दुनिया के आतंकी वहाँ आते हैं, और वहाँ जिस तरह से आईएसआई का प्रशिक्षण मिलता है और उसके बाद वो जाकर के अलग अलग वारदातों को अंजाम देते हैं। ऐसे में ये केवल सवाल भारत का नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए, शांति के लिए पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर ताकत होना भी खतरनाक है। प्रावधान नहीं है कि आप किसी न्यूक्लियर ताकत से उसकी क्षमता छीन लें, लेकिन आप वातावरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और पाकिस्तान से गलतियां होंगी, आदतन गलतियां इसलिए होगी कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से डॉलर्स और पाउंड्स के चक्कर में, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से पैसे लेने के चक्कर में आतंकवाद का पोषण करती रहेंगी, और वहां से जब भी वारदातें होंगी तो भारत ने जो कुछ कहा है वो दुनिया के मुल्कों को समझ में आएगा। ये सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने ये बार बार कहा, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा मानक जी, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कि सबसे पहले हम तो नहीं चाहते थे कि युद्ध या संघर्ष की स्थिति हो। पाकिस्तान ने कई वारदातें की, पहलगाम उस श्रृंखला की सबसे ताज़ा कड़ी थी, बेगुनाह लोगों की मौत हुई। एक जो लोकतंत्र की जो ईमानदार कोशिश, लोकतंत्र के पुनर्जीवन की जो ईमानदार कोशिश थी, कश्मीर ने पूरी दुनिया को बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने बदलाव की जिन कोशिशों को वहाँ अंजाम दिया है, उसकी वजह है कि आज़ादी के बाद या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद पाकिस्तान ये कश्मीर की घाटी में ऐसा भारत परस्त
वातावरण नहीं देखा गया था। और इस बात को पैनल में स्वीकार करना चाहिए कि लोग सड़कों पर खड़े थे। ये बातें भी बतानी थी कि जो लोग केवल कश्मीर का सवाल खड़ा करके किसी न किसी बहाने अपनी ओर से थोपे गए आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल कश्मीर बदल गया है। तो मुझे लगता है हम अपनी कोशिशों में कामयाब रहे हैं और बिल्कुल इसके अच्छे नतीजे आएंगे। ठीक है।